नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 14 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल 2024 तक के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को पूरे विस्तार में जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और जो लोग इस चैनल में नए आए हुए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीक के करंट अफेयर्स को। विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 ये जारी किया गया है, जिसमें टोटल 100 देशों को इस रैंकिंग में ये शामिल किया गया है। अब इन 100 देशों में हमारे देश का जो रैंक है, ये 10वें स्थान पे ये हमारा प्यारा देश भारत इसमें ये आसीन है, जो कि ये विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 की इस रैंकिंग में है। अब इसमें टॉप 5 जो देश हैं, जैसे पहले स्थान पे ये रूस है, दूसरे स्थान पे यूक्रेन है, तीसरे स्थान पे चीन है, चौथे स्थान पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है और पाँचवें स्थान पे नाइजीरिया। ये है विश्व साइबर अपराध सूचकांक की ये जो रैंकिंग है। तो ये सभी ध्यान में रखें और अपना प्यारा देश भारत का भी ये रैंक 10वां ये भी ध्यान में रखें, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 की ये घोषणा की गई है, जो कि ये एक कन्नड़ की कवयित्री हैं जिनका नाम है ममता जी सागर। इनके द्वारा ये जीता गया है अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 का जो ये खिताब है। अब ये जो है दोस्तों, ये आयोजन किया गया था, ये नाइजीरिया में इसका आयोजन किया गया था, जहाँ पर इनको पुरस्कृत किया गया है। अब ये जो है विश्व लेखन संगठन के द्वारा ये सम्मानित ये किया जाता है। और इनके कुछ कार्य हैं, जैसे कि पहला संकलन इनका है काडा नवीलिना हेजे, जो कि ये 1992 में ये इनके द्वारा मतलब मुद्रित किया गया था। और दूसरा है नादिया निरीना तेवा, जो कि ये 1999 में ये प्रकाशित ये हुआ था। और इनके द्वारा 2018 में काव्य फिल्मों का एक सेट तैयार किया गया, जिसमें जैसे कि इंटर वर्सन 1, इंटर वर्सन 2, इंटर वर्सन 3 का निर्माण भी इनके द्वारा ये किया गया है। और इसीलिए इनको अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 से ये नवाजा गया। तो इनका नाम ध्यान में रखें, ममता जी सागर इनका नाम है, जो कि एक कन्नड़ कवयित्री हैं। अगला बढ़ते हैं, पहले भारतीय अंतरिक्ष ये पर्यटक ये बनेंगे, जिनका नाम है गोपी थोटाकुरा इनका नाम है। और ये पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक ये बनेंगे। ये जेफ बेजोस का ये एक अंतरिक्ष स्टार्टअप है, जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। इसमें इनका सिलेक्शन ये किया गया है। अब इसका मिशन जो है, ये ब्लू ओरिजिन का जो ये मिशन है, जिसके तहत इनको भेजा जाएगा इन सभी को, ये है NS-25 मिशन इसका नाम है, जिसके तहत ये 6 सदस्यीय दल इसमें होंगे, जिनमें एक जो होंगे ये गोपी थोटाकुरा जी इसमें शामिल होंगे, जो एक भारतीय हैं। अब ब्लू ओरिजिन की बात करें तो इसकी स्थापना जेफ बेजोस जी के द्वारा ये किया गया था, जो कि ये 8 सितंबर 2000 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसके संस्थापक जेफ बेजोस जी हैं। और इसका मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर जो है, ये वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका में ये सिचुएटेड है। दैट मीन्स USA में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। तो ये ध्यान में रखें, पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक ये गोपी थोटाकुरा जी ये बनने वाले हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग ये दिया गया है, जो कि ये मिराज शहर का ये सितारा और तानपुर को ये दिया गया, तानपुरा को, सितारा और तानपुर को ये दिया गया है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अब ये जो मिराज शहर जो है दोस्तों, ये महाराष्ट्र के सांगली जिले का ये एक शहर है, जहाँ से इसको GI टैग दिया गया है। और ये जो टैग जो दिया जाता है, ये 10 सालों तक इसका जो प्रमाण पत्र होगा ये वैलिड रहेगा। और ये दिया जाता है किसी भी एक पार्टिकुलर एरिया में कोई अगर उत्पाद हो, फल फूल या कुछ भी चीज़ हो, जो वहाँ पर मतलब बनाए जाते हों, वहाँ पर मैक्सिमम मात्रा में, अधिकतम मात्रा में, अच्छे क्वालिटी में वहाँ पर देखने को मिलता है, तो उसमें उस क्षेत्र के लिए वो GI टैग दिया जाता है उस पार्टिकुलर चीज़ के लिए, जो कि ये 10 सालों तक ये वैलिड रहता है। तो ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पश्मीना मार्च या फिर जिसको बॉर्डर मार्च भी कहते हैं, ये सोनम वांगचुक के नेतृत्व में ये लेह लद्दाख में ये शुरू किया जाएगा। तो ये ध्यान में रखें, पश्मीना मार्च जिसको बॉर्डर मार्च भी कहते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है कि ये जलवायु संकट, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको उजागर करना और लद्दाख को एक राज्य का दर्जा दिलवाना और इसको 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग के उद्देश्य से ये पश्मीना मार्च ये निकाला जा रहा है सोनम वांगचुक के नेतृत्व में। तो ये ध्यान में रखें, ये लेह लद्दाख में ये निकाला जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्लोवाकिया के अगले राष्ट्रपति ये बनेंगे, जिनका नाम है पीटर
पेलेग्रिनी इनका नाम है, ये स्लोवाकिया के अगले राष्ट्रपति ये बनेंगे। अब स्लोवाकिया की बात आई तो इसकी राजधानी जो दोस्तों ब्रातिस्लावा में इसकी राजधानी है, स्लावा में। और इसकी मुद्रा जो है, जो करेंसी यहाँ पर चलती है, ये यूरो चलती है। स्लोवाकिया की जो करेंसी है ये है पीटर पेलेग्रिनी। तो इनका नाम ध्यान में रखें, ये अगले राष्ट्रपति ये बनने वाले हैं। अगला करंट अफेयर है F1 जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का जो खिताब है ये रेड बुल के ये ड्राइवर हैं जिनका नाम है मैक्स वर्स्टेपन, इनके द्वारा ये जीता गया है F1 जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का जो ये खिताब है। तो इनका नाम ध्यान में रखें, हालांकि इनके द्वारा काफ़ी ये खिताब ये जीता गया है और ये एक और जीते हैं जिनका नाम है F1 जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब। नेक्स्ट बढ़ते हैं, NCDFI के अध्यक्ष ये डॉक्टर मिनेश शाह जी ये चुने गए हैं NCDFI के अध्यक्ष। अब इसका फुल फॉर्म की बात करें तो ये है नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसी के अध्यक्ष में के रूप में ये डॉक्टर मिनेश शाह ये चुने गए हैं। अब इसको अगर स्थापना की बात करें, इसको पंजीकृत की बात करें तो ये 7 दिसंबर 1970 में इसको रजिस्ट्रेशन किया गया था NCDFI को, जो कि दोस्तों मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी संशोधन अधिनियम 2023 के प्रावधानों के तहत इसको मतलब चलाया जाता है। तो ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार 2024 की ये घोषणा किया गया है, जो कि ये यूलिया नवलनाया जी को ये मिलेगा जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार 2024 का जो ये अवार्ड है। और यह जो पुरस्कार है ये प्रत्येक वर्ष ये लुडविग एरहार्ड शिखर सम्मेलन में ये प्रदान किया जाता है। तो ये भी ध्यान में रखें। और ये जो पुरस्कार है ये विभिन्न विभिन्न लोगों को ये मिल चुका है, जैसे कि ये रूसी राजनेता और पूर्व शतरंज ग्रैंड मास्टर जिनका नाम है गेरी कास्पारोव, उनको 2023 में ये पुरस्कार दिया गया था। और जो यूक्रेन के प्रधानमंत्री हैं व्लादिमीर जेलेंस्की और पूर्व सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव जी को भी इस पुरस्कार से ये सम्मानित किया जा चुका है। तो इन सभी का भी नाम आप ध्यान में रख सकते हैं, हालांकि ये अभी इम्पोर्टेंट है कि यूलिया नवलनाया जी को ये 2024 का जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार इनको दिया जाएगा। ये आपको फोटो में जो ये दिख रही होंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है, विप्रो के नए CEO ये चुने गए हैं जिनका नाम है श्रीनिवास पिल्लाई जी को नियुक्त किया गया है विप्रो के नए CEO के रूप में, दैट मीन्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में इनको चुना गया है। अब इनके जो पूर्व जो प्रबंधक थे, जो CEO थे, ये थियरी डेलापोर्ट हैं जिनका कार्यकाल ख़त्म हो गया, तब अब इनको चुना गया है विप्रो के नए CEO के रूप में। अब विप्रो की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है ये बेंगलुरु में ये सिचुएटेड है और इसकी स्थापना की गई थी 29 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। और इनके संस्थापक जो हैं ये MH प्रेमजी जी के द्वारा विप्रो की स्थापना की गई थी। तो ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री ये बने हैं जिनका नाम है बजरनी बेनेडिक्टसन। ये आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री के पद पे ये अब संभालने वाले हैं। और इनसे जो पूर्व प्रधानमंत्री जो थे ये कैटरीन जैकब्स डॉटिर ये आइसलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया होगा। अब ये उनके जगह पे अब बजरनी बेनेडिक्टसन अब पदभार ये संभालेंगे। और जो आइसलैंड जो है ये एक नॉर्डिक द्वीप राष्ट्र है जिसकी राजधानी रेकजाविक में ये सिचुएटेड है। और इसकी जो आधिकारिक भाषा जो है यहाँ पर जो बोली जाती है ये आइसलैंडिक भाषा यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ये भी ध्यान में रखें। अब आइसलैंड की बात करें तो इसको मैप में देख लेते हैं। ये आपको आइसलैंड दिख रहा होगा जो कि ये अटलांटिक ओशन में ये सिचुएटेड है। एक ये आइलैंड नेशन है, मतलब ये एक द्वीपीय देश है। और इसके अगल बगल में ये आपको ग्रीनलैंड इधर दिख रहा होगा और ये आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, जर्मनी, ये सभी ये इसके मतलब बॉर्डर कंट्री तो नहीं कह सकते हैं, ये थोड़ा डिस्टेंस में मतलब ये इसके आसपास में थोड़ा देखने को ये मिलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा ये बनाया गया है जिसका नाम है लिगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम, इसका ये नाम रखा गया है, जो कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ये डिजिटल कैमरा है। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 5.1 फीट इसकी चौड़ाई है और इसका वज़न 2.8 मीट्रिक टन इसका ये वज़न लगभग ये देखने को
मिलता है। और इसकी अगर क्षमता की बात करें तो ये 3200 मेगापिक्सल का ये एक कैमरा है, जिसको ये बनाया गया है दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा। अब इसका काम क्या होगा, जो आकाश में जो तारे हैं, दूर दूर के जो जो पिंड हैं, उन सभी को देखने के लिए इसका काम में, मतलब इस काम में इसको यूज किया जाएगा, तो ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इंडियन ऑयल के निदेशक ये, जो कि ये रिफाइनरीज के ये निदेशक ये नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम है अरविंद कुमार जी को ये नियुक्त किया गया है इंडियन ऑयल के निदेशक के रूप में। अब इंडियन ऑयल की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 30 जून 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय जो है दोस्तों ये नई दिल्ली में सिचुएटेड है। और इसके अध्यक्ष जो है ये श्रीकांत माधव वेद अभी प्रेजेंट में इंडियन ऑयल के ये अध्यक्ष हैं। और ये जो है निदेशक ये चुने गए हैं, जो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, अरविंद कुमार, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्टैचू ऑफ वेलोर जो है दोस्तों ये असम के जोरहाट में इसका अनावरण किया गया, स्टैचू ऑफ वेलोर, तो इसका नाम ध्यान में रखें। स्टैचू ऑफ वेलोर कहाँ पर सिचुएटेड है, ये असम के जोरहाट में ये सिचुएटेड है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 125 फीट इसकी टोटल ऊंचाई है स्टैचू ऑफ वेलोर की। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सैन्य अभ्यास डस्ट लीक जो है दोस्तों ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच ये सैन्य अभ्यास है, जो कि इस साल का जो ये अभ्यास है ये 5वां संस्करण, जो कि ये उज्बेकिस्तान के टर्मेज ज़िले में ये शुरू किया गया है, जो कि ये 15 अप्रैल से ये शुरू है, तो ये ध्यान में रखें। सैन्य अभ्यास जिसका नाम है डस्ट लीक, ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में एक सैन्य अभ्यास है। और इसका चौथा संस्करण जो हुआ था, जिसका आयोजन ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इसका आयोजन किया गया था। और इसका पहला संस्करण की बात करें तो ये 2019 नवंबर में उज्बेकिस्तान में ही इसका आयोजन किया गया था। मतलब पहली बार 2019 में आयोजित किया गया था, उसके बाद ये प्रत्येक साल मतलब ये आयोजित किया जा रहा है। और इस साल का जो है दोस्तों ये 5वां संस्करण है, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 51वीं राष्ट्रीय महिला कैरम का जो खिताब है ये रश्मि कुमारी के द्वारा ये लगातार मतलब ये 12वीं बार इनके द्वारा ये जीता गया 51वीं राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब। और ये 12वीं बार ये जीत चुकी हैं। ये लगातार नहीं जीती हैं, लेकिन ये 12वीं बार टोटल ये अभी तक ये राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब इनके द्वारा जीता गया है। तो इनका नाम ध्यान में रखें, रश्मि कुमारी इनका नाम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो नया साल का जो नाम किस नाम से जाना जाता है, यहाँ से काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भी चलिए जान लेते हैं। जैसे कि असम के क्षेत्र में अगर बात करें तो नए साल को बिहू के रूप में मनाया जाता है। और जो सिंधी जो लोग हैं वे लोग नए साल को चेटी चंद के रूप में मनाते हैं। पश्चिम बंगाल में नए साल को पहला बैसाख के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में नया साल को पुथंडू के रूप में मतलब मनाया जाता है। कोंकणी इलाके में स्वतंत्र पर्वों के रूप में ये मनाया जाता है। और पंजाब की बात करें तो ये बैसाखी रूप के रूप में नया साल को मनाया जाता है। मलयाली में विशु के रूप में। और कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्र में उगाड़ी के रूप में ये मनाया जाता है। और गुड़ी पड़वा दोस्तों ये महाराष्ट्र, गोवा और दमन के क्षेत्र में ये नए साल को गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। और मणिपुर की बात करें तो ये साजिबू चेरा ओबा के रूप में मणिपुर में ये नए साल को मनाया जाता है। तो ये हमारे देश में विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में नए साल को इस नाम से मनाया जाता है या फिर जाना जाता है, तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला जो है दोस्तों विश्व कला दिवस, ये 15 अप्रैल को ये मनाया जाता है प्रत्येक साल विश्व कला दिवस। और इसकी घोषणा की बात करें तो ये यूनेस्को के द्वारा 2019 में इसकी घोषणा की गई थी, जो कि एक सामान्य सम्मेलन हो रहा था, उसके 40वें सत्र में इसकी घोषणा की गई थी। अब यह जो तारीख जो 15 अप्रैल जो तारीख है, यह डिसाइड किया गया लियोनार्डो दा विंसी का जन्मदिन जो था, जो कि इनका जन्म की बात करें तो ये 15 अप्रैल 1452 में इनका जन्म हुआ था। और इन्हीं के जन्मदिन के सम्मान में ये डेट तय किया गया, ये दिवस तय किया गया कि इस दिन विश्व कला दिवस के रूप में ये मनाया जाएगा। और अभी यूनेस्को के महानिदेशक की बात करें तो ये सुश्री ऑड्रे अजौले जी अभी यूनेस्को के महानिदेशक हैं, तो इनका नाम भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय जो है दोस्तों ये रोहित शर्मा जी बन गए हैं। 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय ये बन गए हैं, जो कि ये मुंबई इंडियंस के ये एक स्टार बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा जी।
और इनके द्वारा दोस्तों जो वानखेड़े स्टेडियम में मैच हो रहा था चेन्नई सुपर किंग के साथ, तो उसमें ये उपलब्धि हासिल किया गया। हालांकि ये मैच इनके द्वारा मुंबई इंडियंस के द्वारा ये हारा गया, लेकिन इनके द्वारा ये शतक ये पूरा किया गया था रोहित शर्मा जी के द्वारा। अब T20 क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जो लगाए हैं उन सभी को भी जान लेते हैं। जैसे कि क्रिस गेल का सबसे ज़्यादा छक्का है, जो कि 455 पारियों में इनके द्वारा 1056 छक्के मारे गए हैं। और किरोन पोलार्ड जी के द्वारा 586 पारियों में 860 छक्के मारे गए हैं। आंद्रे रसेल जी के द्वारा 420 पारियों में 678 छक्के मारे गए हैं। तो इन सभी का भी नाम आप बस एक ध्यान के तौर पे रख सकते हैं, इनको याद करना कोई ज़रूरी नहीं है। अब रोहित शर्मा को एक और खिताब से मतलब ये खिलाड़ी बन चुके हैं, जो कि ये IPL में 250 मैच खेलने वाले ये दूसरे खिलाड़ी ये बन चुके हैं रोहित शर्मा जी। और पहले खिलाड़ी कौन है, ये MS धोनी जी हैं, तो ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मोंटे कार्लो मास्टर्स 2024 का जो खिताब है ये स्टेफानोस सितिसिपास जी के द्वारा ये जीता गया है, मोंटे कार्लो मास्टर्स 2024 का खिताब। और इनके द्वारा दोस्तों कैस्पर रूड को ये हराकर ये खिताब इनके द्वारा जीता गया है। और ये जो है ये एक यूनानी पेशेवर टेनिस के ये खिलाड़ी, मतलब ये यूनान के रहने वाले हैं, जो एक पेशेवर से ये टेनिस ये खेलते हैं। और इन्हीं के द्वारा मोंटे कार्लो मास्टर्स 2024 का खिताब ये जीता गया है। और इनके द्वारा 11 ATP एकल खिताब भी इनके द्वारा जीते जा चुके हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, IPL का चौथा सबसे तीव्र शतक लगाने वाले जो बने हैं ये ट्रेविस हेड, जो कि ये एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं। इनके द्वारा ये बनाया गया है IPL का चौथा सबसे तीव्र शतक ये बन गए हैं, जो कि ये रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से ये मतलब इनके खिलाफ में इनके द्वारा मारा गया है। और ये सनराइज हैदराबाद के लिए ये खेलते हैं, मतलब उनके साथ ये खेलते हैं। और इनके द्वारा दोस्तों टोटल मतलब 39 गेंदों में ये शतक मारा गया, जिसमें 9 चौके और 8 छक्के इनमें शामिल है, तो ये भी ध्यान में रखें। अब IPL के इतिहास में और भी चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे तीव्र शतक IPL के इतिहास में जो मारे हैं उनको भी जान लेते हैं। जैसे कि क्रिस गेल, जो कि ये RCB के प्लेयर हैं, इनके द्वारा 30 गेंद में शतक मारा गया है, जो कि ये 2013 में इनके द्वारा मारा गया है। डेविड मिलर जी के द्वारा 37 गेंदों में ये शतक मारा गया, जो कि ये भी 2013 में मारा गया है। यूसुफ पठान जी के द्वारा 38 गेंदों में शतक मारा गया है, और ये 2010 में मारा गया है। और एडम गिलक्रिस्ट जी के द्वारा 42 गेंदों में शतक मारा गया है, जो कि ये 2008 में इनके द्वारा मारा गया था। तो ये सभी चीज़ें हैं जो क्रिकेट से ये संबंधित है। जो क्रिकेट के प्रेमी होंगे उन सभी को ये रोचक लग रहा होगा, जो नहीं प्रेमी होंगे, जो नहीं क्रिकेट लगातार देखते होंगे, उन सभी को ये फालतू लग रहा है। हालांकि ये आजकल क्रिकेट से भी प्रश्न देखने को मिल रहे हैं विभिन्न एग्जामों में, तो यहाँ से भी थोड़ा बहुत फोकस करना ये ज़रूरी होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विश्व का पहला यूनिवर्सल मेनिंजाइटिस वैक्सीन ये नाइजीरिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। विश्व का पहला यूनिवर्सल मेनिंजाइटिस वैक्सीन। अब इसका लक्ष्य क्या है कि अफ्रीका में मेनिंजाइटिस बेल्ट में रोग के प्रभाव को ये कम करना इसका मेन मकसद है, जो कि ये नाइजीरिया के द्वारा ये शुरू किया गया। अब नाइजीरिया की बात आई तो इसकी राजधानी की बात करें तो ये अबूजा में ये सिचुएटेड है। और यहाँ के प्रेजेंट के जो राष्ट्रपति हैं बोला अहमद टिनुबू अभी यहाँ पर नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ की जो मुद्रा है ये नाइजीरियाई नायरा यहाँ की मुद्रा है, तो ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये नाइजीरिया आपको मैप में दिख रहा होगा, जो कि ये गल्फ ऑफ गुयाना से ये सटा हुआ है। और इसके जो बॉर्डर कंट्रीज हैं, जैसे कि बेनिन इधर हो गया, नाइजर ऊपर तरफ हो गया, इधर चाड हो गया, और इधर कैमरून से ये सटा हुआ एक अफ्रीकन कंट्री है, मतलब ये अफ्रीका महाद्वीप में ये सिचुएटेड है, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विश्व विरासत दिवस ये प्रत्येक साल ये 18 अप्रैल को ये मनाया जाता है। और 1982 में द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ने इस दिवस को ये मनाने का ये विचार ये प्रस्तावित किया था। 1982 में ये किया गया था। और ये विश्व विरासत दिवस ये 18 अप्रैल को प्रत्येक साल ये मनाया जाता है। अब 2024 का जो विषय वस्तु है, जिसको थीम कहते हैं, ये रखा गया है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। ये 2024 का ये
थीम रखा गया है विश्व विरासत दिवस, जो कि ये 18 अप्रैल को प्रत्येक साल ये मनाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं भूदान आंदोलन के बारे में। चलिए विस्तार से जानते हैं कि भूदान आंदोलन एक्चुअली क्या है, इसमें क्या से मतलब क्या इनके द्वारा ये शुरू किया गया था। तो ये सभी चीज़ें दोस्तों चलिए जानते हैं। तो ये जो आंदोलन है ये 18 अप्रैल 1951 में ये विनोबा भावे जी के द्वारा ये शुरू किया गया था। तो ये डेट ध्यान में रखें, 18 अप्रैल 1951 को विनोबा भावे जी के द्वारा ये शुरू किया गया था। और ये जो इलाका था, जो पहले आंध्र प्रदेश था और अब अलग होकर तेलंगाना का इलाका ये मतलब ये हो गया है, तो उस इलाके के पोचमपल्ली गांव में इसको शुरू किया गया था भूदान आंदोलन को। और इसको दोस्तों रक्तहीन क्रांति के नाम से भी इसको जाना जाता है भूदान आंदोलन को। तो ये ध्यान में रखें। अब इसमें हुआ क्या कि जो पहले जो लोग थे, जो ज़मींदार जो लोग थे, बड़े बड़े ज़मींदार, जो वो काफ़ी सारा जो ज़मीन जो था वो अपने कब्जे में वो करके रखे थे। और बहुत सारे छोटे छोटे किसान या फिर जिनके पास कुछ ज़मीन ना हो और जो खेती करना चाहते हो, तो उन सभी के लिए काफ़ी दिक्कतें होती थी। तो यही काम यहाँ पर किया गया कि जितने भी बड़े बड़े ज़मींदार हैं, जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं, उन सभी को इस बात में सहमत करना कि वो अपनी ज़मीनें को वो दे दे छोटे किसानों को जो खेती करना चाहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उपज हो। और ऐसे में मतलब वो सभी ज़मींदार लोग भी ये मान गए। और इस आंदोलन में लगभग दोस्तों 6.5 लाख एकड़ भूमि ये दान की गई छोटे किसानों को, ताकि वो सभी भी ये खेती कर सके। तो इसी को भूदान आंदोलन के रूप में ये जाना जाता है। अब दोस्तों और भी चीज़ें हैं, जैसे कि विनोबा भावे जी को 11 अक्टूबर 1940 को गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही के तौर पे इनको चुना गया था। तो यहाँ से भी प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। तो ये विनोबा भावे जी थे। तो ये ध्यान में रखें। तो ये भूदान आंदोलन का जो ये टॉपिक है, ये आप सभी को ये क्लियर ये हो गया होगा। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नया पुस्तक ये लॉन्च किया गया जिसका नाम है इंडिया द रोड टू रेनेसा ए विजन एंड एन एजेंडा। ये पुस्तक का नाम है। अब इस पुस्तक के जो लेखक है ये भीमेश्वर चल्ला जी के द्वारा ये लिखा गया पुस्तक है। तो इनका नाम भी ध्यान में रखें। अगला पुस्तक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि ये लिखा गया है सैम पित्रोदा जी के द्वारा ये लिखा गया है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, जो एक नया पुस्तक है और इनका हाल ही में विमोचन किया गया है। तो ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रौद्योगिकी संस्थानों जो जितने भी आईआईटीज़ हैं हमारे देश में, उनके नए नए निदेशक अभी चुने गए हैं हाल ही में। तो ये सभी को भी जान लेते हैं। तो चलिए जानते हैं। आईआईटी धनबाद जो है इसके निदेशक चुने गए हैं, सुकुमार जी को चुना गया है। आईआईटी गुवाहाटी के निदेशक देवेंद्र जलिहाल जी को मतलब नियुक्त किया गया है। आईआईटी कानपुर के निदेशक मनिंद्र अग्रवाल जी को चुना गया है। आईआईटी गोवा के निदेशक के रूप में डीएस कट्टी जी को चुना गया है। आईआईटी बीएचयू के निदेशक के रूप में अमित पात्रा जी को चुना गया है। और आईआईटी जोधपुर के निदेशक के रूप में प्रोफेसर अविनाश कुमार जी को चुना गया है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो हमारे देश के अंदर जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो कॉलेजेस हैं, प्रमुख कॉलेज जिनको आईआईटी बोला जाता है, उनके नए नए निदेशक ये चुने गए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का जो ये पुरस्कार है, ये रॉयटर्स के फोटोग्राफर हैं जिनका नाम है मोहम्मद सलेम को ये चुना गया है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 के मतलब इनको ये खिताब ये दिया जाएगा। और इनके द्वारा जो तस्वीर खींचा गया था, जो गाजा में तबाही का मंजर दर्शाने वाली एक तस्वीर है, जिनको मतलब इनके द्वारा खींचा गया था, जो आप ये तस्वीर देख रहे होंगे, इसी तस्वीर के लिए इनको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का खिताब इनको दिया जाएगा। अब ये जो तस्वीर आपको दिख रहा होगा, इस तस्वीर में एक फ़लस्तीनी महिला है जिनका नाम है ईशान अम्बू मामार, जो कि एक 36 वर्षीय महिला हैं। और इनके द्वारा अपनी भतीजी जिनका नाम शैली है, जो ये 5 वर्ष की छोटी बच्ची है, इनके शव को गोद में लिए हुए ये दिखाया जा रहा है। और ये किस तरह ये रो रही है, बिलख रही है। और इसी फ़ोटो को मतलब ये वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड ये दिया गया, जो कि ये मोहम्मद सलेम जी के द्वारा ये फ़ोटो क्लिक किया गया था। तो ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दुनिया की तीसरी बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी
जो है दोस्तों ये वेदांता समूह की कंपनी है जिसका नाम है हिंदुस्तान जिंक। ये बन गई है दुनिया की तीसरी बड़ी चांदी उत्पादक ये कंपनी ये बन गई है। तो ये ध्यान में रखें। अभी हिंदुस्तान जिंक के जो चेयरपर्सन है अभी प्रेजेंट में ये प्रिया अग्रवाल हैबर ये भी इसके चेयरपर्सन है। और सिंदेसर खुर्द खान जो है दोस्तों ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादक ये खान ये बन गया है। तो ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 की ये घोषणा किया गया है, जो कि ये दोस्तों दोहा के हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये दिया गया है, जो कि 12 बार विजेता रह चुका सिंगापुर का जो चांगी एयरपोर्ट है उसको हराकर इसको पीछे छोड़कर ये दोहा के हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये दिया गया है स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 का जो ये अवार्ड है। अब इसमें जो रैंकिंग जारी किया गया था जिसमें 2024 में जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे हैं, जिसमें प्रथम स्थान तो ये दोहा का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और दूसरे स्थान पे सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है, तीसरे स्थान पे सियोल का इंचियोन एयरपोर्ट है, और चौथे स्थान पे टोक्यो का हनेडा एयरपोर्ट है। अब इसमें हमारे देश के जो कुछ प्रमुख एयरपोर्ट हैं जिनको इस रैंकिंग में शामिल किया गया है, उसमें से देखा जाए तो दिल्ली का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये 36वें स्थान पे है, मुंबई 95वें स्थान पे है, बेंगलुरु का जो एयरपोर्ट है ये 59वें स्थान पे है, और हैदराबाद का जो एयरपोर्ट है वो 61वें स्थान पर ये पहुंच गया है। तो ये अपने देश का भी जो एयरपोर्ट है इन सभी को भी ध्यान में रखें, यहाँ से ही प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले विभिन्न एग्जामों में। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, जो स्थानीय हवाएं हैं, जो स्थानीय हवाएं उन सभी हवाओं को कहते हैं जो एक पार्टिकुलर एरिया में जो हवाएं बहते हैं वहाँ पर बहते रहते हैं, उन सभी हवाओं को स्थानीय हवाएं कहते हैं। तो आज उन सभी हवाओं को जानेंगे, उनके प्रकार जानेंगे, और वो किस स्थान पर बहती हैं उन सभी को भी जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। चिनूक जो हवा है, जो पवन है, ये जिसको बर्फ़ खाने वाली हवा भी इसको बोलते हैं, मतलब स्नो ईटर भी इसको बोला जाता है, जो कि ये एक गर्म और शुष्क हवा है, और ये रॉकीज़ माउंटेन जो है उत्तरी अमेरिका में उस इलाके में ये बहती है। तो ये ध्यान में रखें, चिनूक हवा रॉकीज़ माउंटेन के जो कि उत्तरी अमेरिका में ये सिचुएटेड है वहाँ पर ये देखने को मिलता है। अगली हवा है फोहन, जो कि एक गर्म और शुष्क हवा है, और ये भी अल्प्स माउंटेन जो है जो यूरोप में सिचुएटेड है वहाँ पर ये देखने को मिलता है। अगला है ब्रिक फील्डर, जो कि ये गर्म और शुष्क हवा है, और ये ऑस्ट्रेलिया में ये देखने को मिलता है। अगला हवा है विंड है, ये सिरोको, जो कि ये गर्म और नम ये दोनों है, और सहारा रेगिस्तान और मोरक्को में ये देखने को मिलता है। अगला है सोलानो, जो कि ये गर्म और नम हवा है, और ये सहारा से लेबनानी प्रायद्वीप तक ये देखने को मिलता है। हर्मटन विंड जो है ये जिसको डॉक्टर पवन भी कहते हैं, और ये गर्म और शुष्क हवा है, जो कि ये पश्चिमी अफ्रीका में ये देखने को मिलता है। तो ये ध्यान में रखें, हर्मटन जिसको डॉक्टर पवन भी इसको कहा जाता है। बोरा विंड जो है जो कि ठंडा और शुष्क हवा है, ये हंगरी और उत्तरी इटली में ये देखने को मिलता है। और मिस्ट्रल जो है दोस्तों ये ठंडा हवा है, और ये फ्रांस में देखने को मिलता है मिस्ट्रल विंड पवन। तो ये सभी चीज़ें हैं जो स्थानीय पवनें हैं, उन सभी को मैंने इसमें डिस्कस कर दिया। अब इसको आप मैप में आप देख सकते हैं, जैसे कि ये बोरा दिख रहा है, मिस्ट्रल दिख रहा है, हेल्म दिख रहा है, और ये बुरान दिख रहा है इधर, ब्रिक फील्डर इधर दिख रहा है जो ऑस्ट्रेलिया में आपको दिख रहा होगा, ये हर्मटन जो ये अफ्रीका में ये दिख रहा है, सिरोको है, और इधर पंपर है, नॉर्टे है, नॉर्दर्न है, चिनूक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो नॉर्थ अमेरिका में ये देखने को मिल रहा है। तो ये सभी जो स्थानीय पवनें हैं उन सभी को मैंने इसमें डिस्कस कर दिया। होप आपको इस सभी चीज़ें ये पसंद आई होंगी। और दोस्तों आपको यहाँ पर एग्ज़ाम ओरिएंटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं, जैसे कि आप जितने भी स्लाइड में आपने देखा होगा, वो सब एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आने वाले एग्ज़ामों में आपको यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न हूबहू आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे।
तो होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, और अपने अच्छे अच्छे कमेंट पेश करें। और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो लोग अभी भी वेट कर रहे हैं कि कब सब्सक्राइब करें, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहें।